हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है भारत अर्थात इंडिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और इंडिया इसका नाम कैसे पड़ा, और हम इसको और किस किस नाम से अपने देश को जानते हैं। जैसे आपने भारतवर्ष भी सुना होगा, जम्बू द्वीप भी सुना होगा अपने भारत का नाम, ठीक है। और भी आपने जैसे सप्त सैंधव नाम कहीं बुक्स में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हम इसके नामों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कितने पुराने समय से ये सभी नाम चलते चले आ रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत को भी बढ़ावा मिले, हम भी वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा प्रेरित हों। तो इसमें सबसे पहले एक कोट दिया गया है जो कि श्री अरविंद घोष का है। ये कोट है, भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। जो भारत में पुराने समय से एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, आज हम एक होकर रहते हैं ना, और आध्यात्मिक भी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सभ्य समाज है हमारा, हम अपनी संस्कृति को मानते हैं जो हमारी संस्कृति है। तो ये बहुत पुराने समय से ही स्थापित हो गई थी, प्रारंभिक काल से ही स्थापित हो गई थी, ठीक है। और जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता, दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। देखिए, मैं आपको दो समुद्र दिखा देती हूँ, ये रहे दो समुद्र, ठीक है। ये दो समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दो समुद्रों के बीच। और ये है पूरी हिमालय पर्वतमाला, यहाँ से चली आ रही है ये उत्तर भारत से लेकर ये इधर पूरब की तरफ अंडमान निकोबार तक भी हिमालय पर्वतमाला यहाँ भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हिमालय पर्वतमाला और इन दो समुद्रों के बीच चली आ रही है हमारी सभ्यता पुराने समय से, ये अरविंद घोष ने कहा है, जिससे कि हम अपनी एकता को स्थापित किए हुए हैं इन दो समुद्रों और हिमालय के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे एक चित्र दिया गया है, ये चित्र सांची के स्तूप का है, ठीक है। और ये 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाता हुआ एक दृश्य है, ठीक है। गांव का एक सीन दिया गया है इसमें। ये सांची के स्तूप का उत्तरी द्वार से लिया गया। सांची का स्तूप कहाँ पर है? एमपी में है, मैं आपको बता देती हूँ। अशोक द्वारा बनवाया गया ये सांची का स्तूप है। इसमें हम दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? पहला, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। हम भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसको परिभाषित करना सीखेंगे। और भारत के कुछ प्राचीन नाम और भी इसके नाम हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या थे। तो ये दो क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक चित्र दिया गया है, ये जो मैंने बताया आपको कि भारत जो है उत्तर भारत की इस हिमालय की सीमा से शुरू होकर दो समुद्रों के बीच ये पूरा एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। तो ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र, जिसमें कुछ नदियां प्रदर्शित हैं। इसमें कुछ नदियां हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। पहला है सिंधु नदी, ठीक है। मैं दूसरा ले लेती हूँ कलर ताकि आपको दिखाई दे। सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। ये सारी की सारी 6 नदियां जो हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये पूरे सीक्वेंस में है और ये सारी इस सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। ये आपको गौर करना है, ठीक है। ये सारी नदियां कहाँ जाकर मिल रही हैं? ये सारी नदियां एक ही नदी में जाकर मिल रही हैं, जो कि सिंधु नदी है, ठीक है। सरस्वती अलग जा रही है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें और भी गंगा, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, चंबल नदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, गंगा, ये गंगा नदी यहाँ तक आ रही है, ठीक है, पूर्वी सीमा तक। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आसाम की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ बहती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो और भी कावेरी नदी है दक्षिण भारत में। ये सारी नदियों को हमें देखना था ध्यान से, ठीक है, हमने देख लिया। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, ठीक है, आधुनिक राष्ट्र है। हम आधुनिक हो चुके हैं, हम एआई चला रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर हो चुके हैं, जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। इसकी सीमाएं क्या है कि हमारा राज्य और जो हमारी जनसंख्या है, ये ही हमारे भारत की आधुनिक सीमा है, ठीक है। हालांकि यह 500, 2000 या 5000 वर्ष
पूर्व बहुत अलग था। 2000-5000 साल पहले हमारा भारत ऐसा नहीं था जैसा हम आज देख रहे हैं। तुम आज से 10 साल पहले भी देखते तो शायद तुम्हें इतना डेवलपमेंट नहीं दिखता। तो यानी कि समय समय पर बदलाव होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं 2000-5000 साल पहले तो हमारे भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होगी। ठीक है। विश्व के इस भाग को हम प्राय भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ये जो विश्व का ये भाग है ना पूरा, यहाँ से हिमालय पर्वत से लेकर ये दोनों समुद्रों की यहाँ की सीमा तक, हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ तक। ठीक है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपको याद रखना है। विश्व के इस भाग को हम प्राय भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। किस भाग को? इस भाग को उत्तरी सीमा से लेकर, हिमालय की उत्तरी सीमा से लेकर, हिंदू कुश पर्वत तो ये बहुत दूर चला गया, हिमालय की उत्तरी सीमा से लेकर और यहाँ तक। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? उपमहाद्वीप कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही हैं। ठीक है। इसके अलग अलग नाम रहे हैं जो कि हम आगे जानेंगे। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें। तो हम इसके बहुत सारे स्रोत के बारे में जानेंगे जो कि आगे लिखे हुए हैं। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है। आइए विचार करें। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है। हम इसकी सीमाओं के बारे में समझ सकते हैं। ये रही इसकी दक्षिणी सीमा। ठीक है। इधर पूर्वी सीमा है जो कि दिख नहीं रही है। ठीक है। इधर पश्चिमी सीमा है और ये उत्तरी सीमा है यहाँ पर। ठीक है। तो हम इसकी चारों सीमाएं देख ली जो कि हम समझ रहे हैं। इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा है। जो भी भारत में ट्रैवलर्स आए हैं, जो भी भारत में निवासी हम लोग जो रह रहे हैं, हमारे पूर्वज, उन्होंने अलग अलग नामों से हमारे भारत को बुलाया है। कई नाम इसके पहले रहे हैं। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों के वृतांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। जो भी हम नाम आज देखते हैं, भारत, भारतवर्ष, इंडिया, ठीक है, ये पुरानी पुस्तकों से भी हमने उठाए हैं। जो अब आगे नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे या जो आज आप सुन रहे हैं। ठीक है। या फिर जो भारत के में कुछ यात्री आए हैं जैसे कि हर्षवर्धन के काल में हुआनसांग आया था ना। ठीक है। इस तरीके से या कुछ तीर्थ यात्री भारत में आते रहे हैं, उन्होंने भारत को अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है। और यहाँ के निवासियों ने भी अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है। कुछ विदेशियों ने भी, जैसे कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है। तो ये अलग अलग इन्होंने नाम से पुकारा है हमारे भारत को। और इनके वृतांतों मतलब इन्होंने जितनी भी डायरियाज लिखी हैं, जितने भी इन्होंने किताबें लिखी हैं भारत के बारे में, एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है, उसमें इन्होंने भारत का नाम दिया है। शिलालेखों में भी मिलते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, 13 शिलालेख अशोक ने भी लिखवाए हैं, उसमें भी भारत के कुछ नाम दिए होंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया। जो हम आज नाम बोलते हैं ना भारत को भारत, वो नाम भारतीयों ने कैसे दिया। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हम अध्याय 7 में देखेंगे कि ये हजारों वर्ष पुराना है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि है। ठीक है। सैंधव शब्द सिंधु नदी से आया है। सैंधव शब्द किससे आया है? सिंधु नदी से। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है वो हमारे 4 वेदों में से सबसे पहला वेद है। ठीक है। और ऋग्वेद से ही एक नाम उभर के आया है हमारे भारत का, जिसका नाम है सप्त सैंधव। क्या नाम है इसका? भारत का ऋग्वेद में सप्त सैंधव। और ये उत्तर पश्चिमी सीमा को दर्शाता है। कौन सी सीमा को? उत्तर पश्चिमी सीमा। ठीक है। और ये जो सप्त सैंधव नाम है ना, ये जो सैंधव शब्द है, ये सैंधव शब्द जो आया है सिंधु नदी से आया है। किससे आया है? सिंधु नदी से। जैसे मैंने बुक में हाईलाइट किया है, आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही हाईलाइट करना है। तो मैं अब आपको उत्तर पश्चिमी सीमा भारत की दिखाती हूँ। ये है भारत की उत्तरी सीमा। ठीक है। और ये है भारत की पश्चिमी सीमा। ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा में आपको ये 7 नदियां दिखाई दे रही होंगी। एक तो ये रही पहली सिंधु नदी है। ठीक है। दूसरी है झेलम। ठीक है। तीसरी है चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज आपस में एक साथ मिलके तब सिंधु में जा रही हैं।
ठीक है। उसके बाद ये है सरस्वती नदी, जो कि थोड़ी अलग को बह रही है। ठीक है, ये जमीन में ही चलती है क्योंकि ये लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। ठीक है, ऊपर से बहती हुई नहीं दिखती। तो ये 7 नदियों के कारण, ये उत्तर पश्चिमी सीमा है भारत की, उत्तर पश्चिम में ये 7 नदियां बहती थी, इसलिए ऋग्वेद में हमारे भारत का नाम सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। जिसका आशय सिंधु या सामान्यतः एक नदी से है। इसका नाम एक ही नदी के ऊपर है, सिंधु नदी के ऊपर, लेकिन 7 को जोड़कर बनाया, इसलिए इसे सप्त सैंधव नाम ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है। समय बीतने के साथ हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलते हैं, और भी नाम हम जानेंगे। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में एक है। महाभारत आपने सुना ही होगा महाभारत के बारे में। ठीक है, गीता का ज्ञान मिला है महाभारत से। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में हमें दर्शाया गया है। इसके बारे में हम हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा ज्ञान परंपराएं अध्याय में पढ़ेंगे। और भी अध्याय आएंगे, उसमें हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। रोचक बात यह है कि हमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है, जैसे कश्मीर, जो कि आज का कश्मीर है, कुरुक्षेत्र जो आज का हरियाणा है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ है वो कुरुक्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र की भूमि कहते हैं आज भी लाल है, वहां पर इतने लोगों का खून गिरा है, खून बहा है कि आज भी लाल है वहां की मिट्टी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। बंगाल का भाग जो है बंग कहलाता था। ठीक है। प्राग ज्योतिष कुछ कुछ असम का भाग है। प्राग ज्योतिष किसका नाम था? असम का नाम था पुराना। ठीक है। कच्छ आज का कच्छ, जो कि गुजरात में है कच्छ। केरल आज का केरल। ठीक है, ये सारे के सारे। क्या आप पृष्ठ 79 पर मानचित्र में दिए गए कुछ क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं? आपने जिन क्षेत्रों के बारे में सुना हो उनकी सूची बनाइए। तो पृष्ठ 79 पे चलते हैं। ये रहे कुछ क्षेत्र जिन्हें हम जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आप कलिंग के बारे में जानते होंगे। ये अशोक ने यहाँ पर युद्ध किया था, जिसके कारण फिर उन्होंने आगे चल के कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। माहिष्मती को आप जानते होंगे। माहिष्मती आपने बाहुबली मूवी में नाम सुना होगा। ठीक है। इस तरीके से आपने गांधार, गांधार का नाम सुना होगा। गांधार जहाँ पर मामा शकुनी ने राज किया था। ठीक है, गांधार में, तो गांधार को जानते होंगे आप, पाकिस्तान में है ये। ठीक है। और किष्किंधा कांड के बारे में आप जानते होंगे, जो कि हनुमान जी का किष्किंधा कांड है। ठीक है। इसी तरीके से चोल राजाओं के बारे में जानते होंगे। तो ये कुछ सुने हुए हमारे नाम है। ठीक है। पांडे, केरल, केरल का नाम आज भी केरल ही है। इस तरीके से अंग नाम सुना होगा, मगध बिहार में है, ये भी सुना होगा। और भी बहुत से नाम है, जैसे कि शूरसेन, शिवी, मद्र, कैके, सौवीर, पांचाल, चेदी, दर्शन, अवंती, आनर्त, सौराष्ट्र, ये गुजरात में है सौराष्ट्र। ठीक है। कौशल, दक्षिण कौशल, ये जनस्थान, वंग, पुडु, सुहमा, प्रागज्योतिष, विदेह, कौशल, काशी, कारुष। ठीक है, ये सभी नाम आपको पढ़ने को दिए थे। इसमें से कुछ नाम आपके सुने हुए और जाने पहचाने भी होंगे। आगे चलते हैं। वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला? एक नाम हमें कब मिला? चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में भी। महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप ये 2 नाम दिए गए हैं। तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। सामान्य संवत पूर्व का मतलब है कि BCE, बिफोर कॉमन एरा से कुछ ही शताब्दी पूर्व महाभारत को लिखा जाने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट है पहला शब्द भारतवर्ष। स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए उपयुक्त हुआ है। पूरा हमारा उपमहाद्वीप, ठीक है, भारत उपमहाद्वीप, उसके लिए भारतवर्ष यूज हुआ है। और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हुए हैं। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है। ठीक है, भारतवर्ष से आशय किससे है? भरत के देश से है। भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। तो ऋग्वेद में कौन सा नाम उल्लिखित हुआ था? भरत। ठीक है, ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है। भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहां इसका
वहां इसका अभिप्राय लोगों के प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद में साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के द्वारा भरत नाम उल्लिखित हुआ। फिर बाद में जो साहित्य लिखे गए ना, उसमें भरत नाम भारत के लिए लिखा गया। ठीक है। और जो सबसे पहले भरत नाम का यूज हुआ था ऋग्वेद में, वो एक वैदिक समूह से है। समूह मतलब कुछ कबीले के लोगों को भरत, भरत कबीले भी कहा जाता था। ठीक है, कबीले के लोगों को कहा जाता था भरत। ये एक वैदिक समूह था वैदिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे शब्द जम्बूद्वीप से आशय जामुन के वृक्ष के फल के द्वीप से है। ठीक है। यह वास्तव में भारत में पाए जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। ठीक है, जम्बूद्वीप जो है हमारे महाद्वीप को, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप भी कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर एक जामुन का वृक्ष कॉमन था जो कि मिलता था। ठीक है, मालाबार प्लम भी इसे कहा जाता है। तो इसे भी आप हाईलाइट कर लेना। ये पूरा ही पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वास्तव में इस संबंध में हमें भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उसका नाम अशोक है, जिसके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। हाँ, अशोक के 13 शिलालेख मिले हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम यानी जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। उस समय आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भी भाग को सम्मिलित किया है। तो जो इन्होंने सम्मिलित किया है ना अशोक ने अपने शिलालेखों में, ठीक है, ये आपको भी हाईलाइट कर लेना है। उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। उनमें से एक में उन्हीं के नाम से जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है, और कुछ आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान भी और साथ में अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हाईलाइट कर लेना है जो मैंने आपके लिए किया है। ये हम पढ़ चुके हैं इसको। महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र, ये मानचित्र हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, जो कि महाभारत में इसको सूचीबद्ध किया है। आपको इन क्षेत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप ध्यान दें कि इनका विस्तार उपमहाद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को दिखाता है। इसको याद नहीं करना कि ये हमारे पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को महाभारत में इस तरीके से दिखाया गया है ये चित्र। ठीक है, अब आ गए हम, एक कोट दिया हुआ है फिर से। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं, विष्णु पुराण में भी भारत का नाम भारत मिला है। अब देखते हैं वो किस तरीके से मिला है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। तो ये मिल गया ना भारत नाम। तो ये भी हमें मिला है किसमें, विष्णु पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण में भी भारत का नाम भारत मिला है, ये आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये भारत नाम। अब इसका हम मीनिंग जानते हैं क्या है। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में, उसे भारत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। एक तो समुद्र के उत्तर में, ये दोनों समुद्र है ना, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, इन दोनों के उत्तर में है। ठीक है, ये समुद्र के उत्तर में हमारा भारत है, और ऊपर जो ये हिमालय की पर्वतमाला जा रही है, इसके जो है दक्षिण में। ठीक है, यहाँ से ये दक्षिण में है हमारा भारत, और यहाँ से समुद्र से जो है उत्तर में है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमें विष्णु पुराण में भारतम नाम दिया गया है। ठीक है, और उसकी भौगोलिक सीमा के बारे में भी हमें बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और पर्वतों के दक्षिण में। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, और जबकि दक्षिण भारत में इसे भारतम लिखते हैं। इसको भी आपको हाईलाइट कर लेना है कि उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है, और दक्षिण भारत, ये भी किसी भी एग्जाम में आपका आ सकता है। जो भी मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, ये एग्जाम में आने वाले ही हैं। क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? हिमाच्छादित पर्वत वही है जो हिमालय के पर्वत हैं। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि भारत के संक्षिप्त विवरण सही है? ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भौगोलिक विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है।
उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। जो पुराने समय के लोग थे वो अच्छी तरह से जानते थे। अब देखिए, एक ये रोचक बात है कि 2000 साल पुराना एक तमिल साहित्य है, उसमें एक कविता है, ठीक है, उसमें एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में क्या था, केप कुमारी था, और उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक उनको जाना जाता था। उस राजा का नाम था दक्षिण, उसका राजा का नाम था, उनकी प्रशंसा की गई है, उनका राजा का नाम था दक्षिण में केप कुमारी, ठीक है, केप कुमारी से, और उत्तर में महान पर्वत, जो हमारी पर्वतमाला है ना हिमालय की, वहां तक इसको पहचाना जाता था, पूर्व के महासागर से और पश्चिम के महासागर तक। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। दक्षिण में यहाँ पर केप कोमोरिन है, ठीक है, केप कुमारी, यहाँ दक्षिण में केप कुमारी से लेकर उत्तर के पर्वतमाला तक, ये उत्तर की जो पर्वतमाला जा रही है यहाँ तक उस राजा को जाना जाता था, और यहाँ पर पश्चिम में महासागर से लेकर और पूर्व में महासागर तक जाना जाता था, ठीक है। तो यही लिखा गया है। तो ये हमारी भारत की सीमाएं दर्शाई गई हैं एक तरीके से उस साहित्य में, ठीक है। और महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं, और केप कुमारी को भी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये महान पर्वत वही है, क्या है, हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है, और केप कुमारी जो है हमारे दक्षिण में जो है वो है श्रीलंका के पास केप कुमारी। तो ये थी भारत की भौगोलिक सीमा जो कि तमिल साहित्य में दी गई है। भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, की शुरुआत में ही इंडिया, दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। तो अगर हम ब्रिटिशर्स की बोले तो उन्होंने भी संविधान जब लिखा था तो उसमें अंग्रेजी के वर्ड के लिए इंडिया का यूज किया था, ठीक है, दैट इज भारत, और हिंदी में जिसको भारत माना जाता है, कहा जाता है। संविधान के हिंदी अनुवाद में वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। तो ये दोनों नाम संविधान में भी दिए गए हैं, अंग्रेजों ने इंडिया दिया और वैसे उसका नाम भारत था। तो यहाँ पर थोड़ा सा संविधान के बारे में इसको भी पढ़ लेते हैं। संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांत है। सिद्धांत अर्थात वह नियम है, कानून है, कानूनों को बताने वाला ये एक प्रलेख है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। इसका अध्ययन आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। चित्र 5.5 में भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं। 5.5 में मूल संविधान का एक पृष्ठ दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये आ गया, ये रहा, ये भारत के मूल संविधान का एक पृष्ठ है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ये मूल संविधान के पेज पर दिया गया है, तो इसमें भी भारत शब्द का यूज किया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये रहा भारत शब्द, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, ये दोनों शब्द इसमें लिखे गए हैं जब ये संविधान लिखा गया था। राज्यों का संघ होगा, ठीक है, उसके राज्य और राज्य क्षेत्र, तो हमें ये दिखाया गया है कि ये दोनों शब्द यहाँ पर भी यूज किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में भी भारत शब्द और इंडिया शब्द का यूज किया है। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया। तो फारस के निवासियों ने, प्राचीन ईरान, ईरान यानी फारस के निवासियों ने भी भारत का नाम भारत रखा, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा सामान्य संवत पूर्व यानी कि 6 BCE में एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र को, जिसे सिंधु कहा जाता था, पर नियंत्रण किया, ठीक है। एक फारसी सम्राट था, ठीक है, फारसी सम्राट था, उसने जब सैन्य अभियान किया, मतलब किसी पर आक्रमण करना चाहा, तो उसने उस क्षेत्र को, सिंधु नदी के क्षेत्र को सिंधु कहा, ठीक है, और वहां पर नियंत्रण किया। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू, हिदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था। तो फारसियों ने कौन कौन से नाम दिए थे अपने शिलालेखों में, फारसियों ने हिंदू, हिदू
या हिंदू से निर्दिष्ट किया था। ये आपको भी हाईलाइट कर लेना है। जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था, ठीक है, सिंधु को उन्होंने अपनी भाषा में हिंदू का यूज किया था। ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतया एक भौगोलिक शब्द है, यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया गया है। ये जो है फारसी में हिंदू शब्द जो है ना, ये एक क्या है, भौगोलिक शब्द है। भौगोलिक वही सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी से ही हिंदू शब्द आया है, तो उन्होंने हिंदू जो है सिंधु का फारसी रूपांतरण किया, हिंदू, ठीक है, फारसियों ने। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई, ठीक है, अब यूनानियों ने क्या नाम दिया है, यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडी के नाम दिया था। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटा दिया, क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। उनकी भाषा में ह अक्षर ही नहीं था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, हा अक्षर को ही हटा दिया। यह अक्षर उनकी भाषा में नहीं था। किनकी, यूनानियों की भाषा में, ठीक है, यूनानियों की भाषा में ये नहीं था। तो यहाँ पर पढ़ा हमने यूनानियों ने कहा क्या कहा था, ठीक है, भारत को, और यहाँ पर पढ़ा हमने फारसियों ने क्या कहा था भारत को, ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ लिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फारसी, ठीक है, फारसियों ने हमारे भारत को क्या नाम दिया और यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु, सिंधु से उन्होंने हिंदू कहा था, किन्होंने कहा था, फारसियों ने, ठीक है, सिंधु को हिंदू कहा था, और हिंदू से यूनानियों ने इसको इंडोई कह दिया था, ठीक है, क्योंकि उनके में ह शब्द ही नहीं था। प्राचीन चीनियों ने भी, अब हम चीनियों के बारे में जानेंगे, चीनियों ने क्या कहा था। चीनियों ने भी भारत के संपर्क में स्थापित, भारत से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया को उल्लेख यिंतु, यिंदू से किया था। यह शब्द मूलतः सिंधु से आया। देखिए जहां भी हिंदू या यिंतु जो भी शब्द आए ना, सब सिंधु नदी से ही आया है। सप्त सैंदवी ऋग्वेद में किससे आया है, हिंदू, सॉरी, सिंधु नदी से आया है, ठीक है। तो चीनियों ने यिंतु और यिंदू शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो अब ये चारों नाम आ गए, सिंधु आ गया, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंदु बना, और इंदु से ये चीनियों ने बना दिया इसका यिंदू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने जान लिया कि संविधान में भी भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ है ये, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली 1999, यहाँ पर ये रखी गई है। हिंदी प्रतिलिपि, ये हिंदी की प्रतिलिपि है उसकी। प्रबंधक भारत सरकार, फोटो लिथो मुद्रणालय नई दिल्ली द्वारा निर्मित की गई है। ध्यान रखें, अब ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं जो कि आपको हाईलाइट भी करनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ज़ुआनज़ैंग, ज़ुआनज़ैंग पूर्व में इसे हुएनसांग उच्चारित किया जाता था, ने 7वीं संवत, सामान्य संवत में चीन से भारत की यात्रा की। इन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया, और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वह अपने साथ लाए थे। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। तो सबसे पहले कौन आए थे, हुएनसांग आए थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। इन्हें ज़ुआनज़ैंग भी कहा जाता था पहले, ठीक है। अब इन्हें क्या कहा जाता है, हुएनसांग उच्चारित किया जाता है, ठीक है। ये चीन में भारत की यात्रा करने, चीन से भारत की यात्रा करने आए थे, और इन्होंने यहाँ का भ्रमण किया, और यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया, विद्वानों से मिले, और 17 वर्ष बाद ये जब चीन वापस लौट गए तो इन्होंने चीनी भाषा में ही यहाँ की जो पांडुलिपियां थी ना, उनको अपनी भाषा में कन्वर्ट किया, ठीक है। चीनी विद्वानों ने, और भी बाद में इनके बाद चीनी विद्वान आए यहाँ पर। एक अन्य चीनी शब्द तियंजू, ठीक है। एक तो हमने पहले ही यहाँ पर पढ़ा था, यिंतु, यिंतु शब्द चीनियों ने दिया था, ये रहा यिंदू और यिंतु, ठीक है, चीनियों ने दिया था। अब एक इन्होंने भी, जो भारत में भ्रमण करने आए थे हुएनसांग, इन्होंने भी एक शब्द दिया था तियंजू, ठीक है। अन्य चीनी शब्द तियंजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों को बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। जो चाइनीज लोग थे ना, वो हमारे भारत की, यानी कि बुद्ध की भूमि के प्रति बहुत ही सम्मान रखते थे,
ठीक है। और इन्होंने भारत का नाम क्या दिया था, तियंजु। यिंतु भी दिया था और तियंजु भी इन्होंने दिया था, जो कि सिंधु शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आप संभवतः हाल ही के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान भी यूज होता है, ये कहाँ से आया, से भी भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया है। तो ये जो शब्द है ना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी, एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक टेबल दी गई है, टेबल में है, आइए पता लगाएं। क्या आप भारत के प्रयुक्त के लिए प्रयुक्त विभिन्न भिन्न नामों से इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। इसमें 3 तो दे ही रखे हैं हमें, लैटिन भाषा में ये भारत है, अंग्रेजी भाषा में इंडिया है और फ्रेंच में इंडे है। अब फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, चलिए ऊपर देखते हैं, सारे मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये रहा, फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, हिंद और हिंदू, हिंद और हिदू और हिंदू। ठीक है, ये तीनों फारसी का है, हिंद, हिदू और हिंदू। ठीक है, अब टेबल में भर देते हैं, यहाँ पर आप भी भर देना, हिंद, हिंद, हिदू, ये सभी नाम सिंधु से आया है। ठीक है, हिदू और हिंदू, ये तीनों नाम फारसियों ने दिया था। ठीक है, सारे नाम हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि सारे किस किस ने दिए थे। यूनानियों ने क्या नाम दिया था, यूनानियों का भी हमने पढ़ा था, ये रहा, यूनानियों ने नाम दिया था इंडोई और इंडिके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, लिख देंगे यहाँ पर इंडोई और इंडिके, यहाँ पर आएगा इंडोई और इंडिके। ये दोनों नाम यूनानियों ने दिए थे। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब चीनियों ने क्या नाम दिया था, चीनियों का ये रहा, अभी पढ़ा था हमने, तियंजु और ऊपर तियंजु नाम दिया था, और चीनियों ने यिंतु और यिंदू, यिंतु और यिंदू, यिंतु और यिंदू और तियंजु। ठीक है, जिसका मतलब क्या था, स्वर्ग समान। ठीक है, जिसका मतलब था, ये रहा कि ये स्वर्ग तुल्य स्वामी मानते थे। तियंजु माने स्वर्ग तुल्य स्वामी, कि हमारा भारत स्वर्ग के समान स्वामी है। ठीक है, अरबी और फारसी भाषा में, फारसी का ये रहा। ठीक है, फारसी भाषा में यही सेम रहेगा, आप भरना है इसको, हिंद, हिदू और हिंदू। और अरबी भाषा में आगे देखते हैं हम, आगे नहीं है तो ये आपको सर्च करके लिखना है, अरबी और फारसी भाषा में क्या क्या भारत का नाम था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर का ये पूरा ऑल रिव्यू है जो हमने पढ़ा है। भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। ये सारे नाम हम जान चुके हैं, अरबी, फारसी, चीनी, ठीक है, सभी नाम। और भारत में जो 2 नाम है, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों जम्बूद्वीप तथा भारत सम्मिलित है। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ, अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। ठीक है, हमने ये सारे नाम जान चुके हैं। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे नाम बने। तो ये सारे नाम हम जान चुके हैं। अब ये बच्चों के क्रियाकलाप हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। तो चलिए, ये चैप्टर यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो गाइस, और आपके मतलब की चीजें अगर इसमें मिली हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।